नमस्कार, जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। किसका बंगाल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कोलकाता से, जहां पर कई जगहों पर सीबीआई के छापे। कथित पशु तस्करी मामले में ये छापेमारी हो रही है सीबीआई की। कई जगहों पर टीएमसी नेता विनय मिश्रा के आवास पर भी छापेमारी। तृणमूल युवा कांग्रेस के महासचिव हैं विनय मिश्रा, जिनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है छापेमारी के लिए, और साथ ही विनय मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं किस तरीके से राज्य में हलचल लगातार बढ़ रही है। लेकिन सीबीआई की छापेमारी इस वक्त कई जगहों पर, कोलकाता में अलग अलग जगहों पर, जिसमें विनय मिश्रा के आवास पर भी सीबीआई की एक टीम इस वक्त मौजूद है छापेमारी के लिए, और विनय मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है। विनय मिश्रा, ये नाम क्यों महत्वपूर्ण, आप इसे समझिए। तृणमूल युवा कांग्रेस के महासचिव हैं विनय मिश्रा, जिनके घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। इस खबर पर बातचीत के लिए दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कोलकाता से पूजा मेहता और दिल्ली से जितेंद्र हमारे साथ हैं। लेकिन पूजा, पहले आपसे अपडेट ले लेते हैं, क्या कुछ जानकारी इस छापेमारी से जुड़ी? देखिए शीरीन, आपको बता दें ये छापेमारी चल रही है कोलकाता के कुल मिलाकर 3 प्रमाइसेस पर, 3 लोकेशन पर। ये है चेतला, रासबिहारी और लेक टाउन। और ये प्रमाइस जो है वो विनय मिश्रा, जो तृणमूल यूथ कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी है, वो उनका घर और दफ्तर है। और ये पशु तस्करी का मामला है जो सीबीआई ने पहले ही दर्ज किया था और उनके खिलाफ पहले समन जारी किया गया था। लेकिन कई समन जारी होने के बावजूद भी विनय मिश्रा जो है सीबीआई के पास नहीं आए पूछताछ के लिए। तो आज सुबह से ही लगातार 7:30 बजे से कई घंटों से जो है ये छापेमारी चल रही है। और इस बीच आपको बता दें, क्योंकि एब्सकॉन्डिंग कर रहे हैं, फरार है फिलहाल विनय मिश्रा, इसलिए सीबीआई ने कल ही उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर लिया है ताकि वो देश छोड़कर नहीं भाग सके। लेकिन काफी अहम है क्योंकि तृणमूल के कई नेताओं से काफी करीबी है विनय मिश्रा, और तृणमूल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी है। तो अगर उनका कोई दोष नहीं है तो आखिरकार क्यों इतने समन एक के बाद इवेट कर रहे हैं और क्यों सीबीआई के पास नहीं आ रहे हैं, ये फिलहाल जो है सवाल उठ रहा है। ठीक है, जितेंद्र भी मेरे साथ हैं। जितेंद्र, आपके पास क्या डिटेल्स है? देखिए शीरीन, ये मामला काफी पुराना है। हालांकि इसको कुछ लोग जो है इसको एक तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2018 में सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी, जब बीएसएफ के कमांडेंट, उसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था, जिसे नवंबर में ही, जब उसकी रायपुर में तैनाती थी सतीश कुमार की, उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद ये सारे खुलासे हो गए थे। और जो विनय मिश्रा है, जो कि टीएमसी की यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका भी इस कैटल स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट पाया है। मामला क्योंकि इस तरह से है कि जब 2015 में सतीश कुमार की मालदा और मुर्शिदाबाद इलाके के अंदर तैनाती थी, उस दौरान करीब 2000 गाय जो कि इलीगल तरीके से स्मगल हो करके बांग्लादेश ले जाई जा रही थी, तब उनको सीज किया गया था। लेकिन जो इलीगल जो कैटल स्मगलर है, उनके साथ मिल करके इनको 24 घंटे के अंदर ही ऑक्शन कर दिया गया और इनके रेट को भी फर्ज किया गया, और उसके बाद वापिस उन्हीं स्मगलर को वापस बेच दिया गया जो स्मगल करके लेके जा रहे थे। इसमें सबसे खास बात यह भी है शीरीन की जो सतीश कुमार है, उसके बेटे भुवन भास्कर, उसको इनामुल हक, जो कि इस एफआईआर के अंदर नाम है, सीबीआई की जो चार्जशीट है, जो एफआईआर, माफ कीजिएगा, एफआईआर के अंदर नामजद है, उसने अपने बेटे भुवन भास्कर को इनामुल हक की जो इंडस्ट्री है कैटल स्मगलिंग को लेकर के काम करती है, उसमें नौकरी पर रखवाया। यानी कि एक तरह से इलीगल जो बेनिफिट लेने के जो तरीके थे, 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ की जो बेनिफिट थे, उसके ऊपर रखवाया था। तो यानी कि ये चेन काफी बड़ी है। और जब एक के बाद एक कड़ियां खुलती गई, तभी ये पता लगा कि इसमें जो टीएमसी के जो नेता है, जो कि काफी क्लोज फंक्शनरीज हैं, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर के विनय मिश्रा को समन जारी किया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन जब वो हाजिर नहीं हुए, पेश नहीं हुए, उसके बाद ये छापेमारी शुरू की गई है। एलओसी उनके खिलाफ जारी किया गया ताकि वो देश छोड़ के भाग ना पाए। समन कई बार जारी हुआ, जिसके बाद अब ये छापेमारी। आप दोनों मेरे साथ रहिए। पूजा, मैं आपके पास भी आऊंगी, जितेंद्र आपके पास भी। लेकिन देखिए, पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव वहां पर होने वाले हैं और मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच हो रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से शुरू हो चुकी है। टीएमसी की आक्रामकता का जवाब बीजेपी भी दे रही है, और हालात ये है कि जुबानी जंग में दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो शब्दों की मर्यादा खो रहे हैं। बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ में भगवा परचम फहराने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ टीएमसी अपने किले को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे चिंता वाली बात जो यहां पर है वो ये कि चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के नेता धमकी भरी भाषा में बात कर रहे हैं। आप भी सुनिए। আমার মা বোনের সম্মান রক্ষার জন্য হিন্দু যুবকদের এক হতে হবে, দরকারে শস্ত্র ধরতে হবে, সে অধিকার আমাদের সংবিধান দিয়েছে। ধর্ম রক্ষার্থে, সম্মান রক্ষার্থে, প্রাণ রক্ষার্থে অস্ত্র ধরাটা কোনো অপরাধ নয়, আইনের দিক থেকে অপরাধ নয়, সেটা আমরা করব। আজকে হাতের মাসল ঢিলা হয়ে গেছে, হাতের পেশি নরম হয়ে গেছে, তাই
तलवार धरते पाচ্ছি না আমরা, बंदूक धरते पाচ্ছি না আমরা। वो लोग मार दंगा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसको शायद ख्याल नहीं है ये जमीन का दाम है बंगाल, जो ममता से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और हम लोग भी लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन वो रोज टुक 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 करके क्यों, कब लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, टाइम बता दीजिए। कौन माँ का दूध पिया है और कौन माँ का दूध पिया नहीं, हम लोग तैयार है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तीखी हो गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो यहां तक कह दिया कि अगर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को मजबूर किया तो टीएमसी कार्यकर्ताओं को इतने जख्म लगेंगे कि बैंडेज कम पड़ जाएंगे। আমার উপরে 40টা কেস দিয়ে দিয়েছে, আমি কি ডাকাতি করেছি? তার তো একটা চড় মারি, যেদিন সত্যি সত্যি মারতে আরম্ভ করব ব্যান্ডেজ বাঁধার জায়গা পাবে না কেউ। तो जुबानी जंग, शब्दों की मर्यादा जैसे कहीं खोसी गई है। लेकिन अब बात पश्चिम बंगाल में जो राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों की कर लेते हैं। टीएमसी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग कर डाली है और आरोप यह लगाया कि राज्यपाल राजभवन में राजनीति कर रहे हैं, राज्य की मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही सच्चाई है? बीजेपी इस पर क्या कह रही है, आप एक रिपोर्ट देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो चिट्ठी है वो पश्चिम बंगाल में नई सियासत की तस्वीर है। ये हम क्यों कह रहे हैं वो जानने से पहले कुछ शब्द और उनके मतलब देख लीजिए। कल्पेबल, दोषी, एनार्की, अराजकता, लॉलेसनेस, अराजकता, पॉलिटिकल पुलिस, राजनीतिक पुलिस, कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था का पतन, ग्रेव थ्रेट टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा, पॉलिटिशियन ऑफिशियल्स, राजनीतिक अधिकारी। ऐसे शब्दों के इस्तेमाल का आरोप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर लगा है। वो राज्यपाल जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, उनके खिलाफ टीएमसी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और हटाने की मांग की है। साथ ही साथ आरोप लगाया है कि राज्यपाल एक राजनीतिक व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, जबकि राज्यपाल की भूमिका गैर राजनीतिक होती है। दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पिछले दिनों में कई बार राज्य सरकार की आलोचना की है। फिर चाहे मामला जेपी नड्डा के काफिले के हमले पर हो या फिर राज्य में किसानों को जो स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान की जो योजना है, उसको लागू नहीं करने पर हो। और इसी बात से तृणमूल कांग्रेस काफी गुस्से में है। इसमें एक राजनीतिक उनका मंशा है, क्योंकि दिल्ली का जो शहंशाह लोग हैं उन्हीं लोग ने उनको नियुक्त किया, उन्हीं लोग का निर्देश पे इसको ममता बनर्जी सरकार को इसको थोड़ा बहुत करक दो, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करो। सारे संवैधानिक प्रावधान, सारे प्रशासनिक नियम सबको ठुकरा के वो हर रोज कुछ न कुछ बोल रहे हैं। हालांकि बीजेपी टीएमसी के आरोपों को राजनीतिक बता रही है, साथ ही टीएमसी सरकार को अपने कामकाज को ठीक करने की नसीहत दे रही है। देखिए, 35 बरस में जब वामफ्रंट थे, ममता बनर्जी कम से कम 35 मेमोरेंडम दिए हैं उसका प्रेसिडेंट के ऊपर, तो गवर्नर सराहने के लिए। तो कोई गवर्नर कोई मेमोरेंडम एक्सेप्ट हो तो ये तो दान दे नहीं सकता, उसका देने का हक है और दिया। क्या होगा नहीं होगा ये राष्ट्रपति जी विचार करेंगे। संविधान में राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के काम तय है, दोनों को एक दूसरे के कार्य क्षेत्र को सम्मान देना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा होता नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि संवैधानिक मर्यादा को राजनेता आखिरकार कब समझेंगे। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि मौत का खेल कोई इसमें हिम्मत नहीं जुटा सकता। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है,
ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। और इसलिए मेरे साथियों, हम लोकतंत्र को समर्पित है। और गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था को लेकर उस पर सवाल उठा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया। हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे, उनके गाड़ी के कॉनवे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव बेहद नजदीक हैं और उसी को लेकर हलचल, जो राजनीतिक सरगर्मी है और राजनीतिक हिंसाएं जो हैं वो भी लगातार हम देख रहे हैं। मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ हैं। पूजा, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और राजनीतिक हिंसा ना हो, ये तो इतिहास में भी दर्ज है इस तरह की घटनाएं, और इस बार भी हम देख रहे हैं लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही। बिल्कुल शिरीन, आप सही बता रही है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का एक इतिहास रहा है, चाहे जितनी भी सरकारें आई और गई, लेकिन चुनाव के समय में हिंसा होती रही है। और अब जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने रह गए हैं, लगभग 4-5 महीने में चुनाव होंगे, हिंसा फिर एक बार जो है बढ़ चुकी है। लेकिन जैसा आप बता रही थी कि राजनेताओं की भाषा को अगर आप देखें तो उसमें भी कितनी हिंसक भाषा जो है उसको भी फिलहाल प्रयोग किया जा रहा है। अगर दिलीप घोष की बात करें तो उन्होंने ये कह दिया कि भगवान रामचंद्र ने आर्म्स उठाए थे सम्मान बचाने के लिए, बहनों को और माँ के सम्मान को बचाने के लिए, तो हिंदू जो है युवकों को इकट्ठा होना होगा और धर्म को बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए और अपनी जान को बचाने के लिए अगर जो आर्म्स उठाने पड़ते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी कहते हैं कि पहले आप अपना बदला ले ले और उसके बाद पुलिस के पास जाए। वहीं दूसरी ओर अगर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो अक्सर हम देखते हैं उनकी भाषा की अगर बात करें तो काफी हिंसक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो और भी ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और साथ ही साथ उनकी भाषा का स्तर अगर बात करें तो वो भी गिरता चला जा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि बदले की राजनीति के बल पर वहां पर चुनाव हो रहा है। और जितेंद्र, ये जो अब छापेमारी हो रही है अलग अलग जगहों पर, इसको सियासी रंग तो दिया ही जाएगा, भले ही इसके वक्त पर सवाल उठाया जाए या फिर बदले की कार्रवाई के तहत इस कार्रवाई को बताया जाए, सवाल तो उठेंगे इस पर भी। देखिए, कानून अपना काम करता है और जिस तरह के आरोप लगते हैं उसी के हिसाब से जैसे जैसे कार्रवाई होती है उसी तरह से कार्रवाई जो है एजेंसी करती है। इससे पहले भी जब इलेक्शन थे, जब पश्चिम बंगाल के अंदर, उस दौरान भी शारदा चिट फंड को लेकर के सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन टीएमसी ने इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उस दौरान कोलकाता के कमिश्नर थे राजीव कुमार, उनको किस तरह से छिपा के रखा गया था, किस तरह से सीबीआई में पेश होने से रोका गया था। आखिर में सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले में दखल देना पड़ा था, तब जाकर के जो वेस्ट बंगाल के दूसरी जगह पर जाकर के पूछताछ हुई थी। अभी भी ये कैटल स्मगलिंग का जो मामला है ये काफी पुराना है। इसमें बीएसएफ के कमांडेंट सतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है, उनके बेटे के खिलाफ भी आरोप है। और जिस तरह से इलीगल कैटल स्मगलिंग की जा रही थी उसको लेकर के टीएमसी के यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी का नाम, विनय मिश्रा का नाम आया, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन जब वो नहीं आए तो आखिर में सीबीआई को छापेमारी करनी पड़ी, एलओसी खोलनी पड़ी। भले ही अब इसको टीएमसी राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन असल में इसे ये कहा जाएगा कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून की अपनी एक चाल होती है, लेकिन इसे सियासी रंग तो दिया ही जाएगा क्योंकि समय को लेकर, क्योंकि चुनाव नजदीक है और उससे पहले ये कार्रवाई हो रही है, तो टीएमसी जाहिर तौर पर से कहेगी कि ये बदले की ही कार्रवाई है जो इस वक्त उनके नेताओं के खिलाफ हो रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.